हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारे दूसरी क्लास में हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भूगर्भिक इतिहास। मैंने डायग्राम पहले से बना लिया है क्योंकि 5 से 7 मिनट या आपके ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने डायग्राम पहले बना के कंप्लीट हो रखा है। तो हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। राइटिंग थोड़ी आपको रफ ही मिलेगी क्योंकि बोर्ड पे लिखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो भूवैज्ञानिक आधार पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश को। तो यह भूवैज्ञानिक आधार पर देखते हैं तो ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर कि लगभग मध्य प्रदेश, ये जो भारत है, इस तरह से ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। हालांकि इधर गुजरात पड़ता है, ऊपर राजस्थान पड़ता है, उत्तर उत्तर प्रदेश पड़ता है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं भारत का नक्शा थोड़ा सही से नहीं बता पा रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ इतना है कि यह भूवैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं तो यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। और हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो ये भूगर्भिक इतिहास में हम देखते हैं तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। कौन सा भाग है, कहाँ का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। उधर लिख देता हूँ मैं। प्रायद्वीपीय भारत का भाग, ठीक है। इसका भौगोलिक विस्तार हम देखते हैं जो कि 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। और इधर हम देखते हैं 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से इधर देखते हैं हम 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। डायग्राम को छोटा इसलिए बनाया गया है, थोड़ी हमें कुछ लिखने के लिए जगह मिल जाएगी। क्षेत्रफल के आधार पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश को, तो भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 से पहले ये भारत का सबसे, क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे पहला बड़ा राज्य हुआ करता था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद ये भारत का दूसरा बड़ा राज्य हो गया। पहले इसका क्षेत्रफल था लगभग 10.44% या 11 पॉइंट कुछ ऐसा था। लेकिन हम देखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद, भारत का दूसरा बड़ा राज्य बनने के बाद इसका क्षेत्रफल हो गया है 9.38%। पुराना तो शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन नया आप लिख लीजिए 9.38% क्षेत्रफल कुल। तो भारत के क्षेत्रफल का 9.38% कुल क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है ये। उसके बाद हम देखते हैं इसके आसपास के राज्यों को, देखते हैं, मिल जाएगा। तो उत्तर में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर में उत्तर प्रदेश पड़ता है। पूर्व में पड़ता है छत्तीसगढ़। दक्षिण में हम देखते हैं महाराष्ट्र पड़ता है। पूर्व में हम देखते हैं, पश्चिम में हम देखते हैं गुजरात पड़ता है, जो कि सिर्फ 2 जिले गुजरात के मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और उत्तर पश्चिम में हम देखते हैं तो हमारा राजस्थान पड़ता है। तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 1 2, यहाँ महाराष्ट्र को लेते हैं 3, छत्तीसगढ़ 4,
और उत्तर प्रदेश, 5 राज्य मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ये हमने देखा है। और हम देखते हैं कि इसकी उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है। चंबल नदी उत्तरी सीमा बनाती है। और ताप्ती नदी को हम देखते हैं यहाँ पर नीचे महाराष्ट्र के पास, तो इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। ताप्ती नदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं तो ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। और हम मतलब उसमें देखते हैं ऐतिहासिक आधार पर तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका उत्तरी अक्षांश देखते हैं 26°30 और 21°6 उत्तरी अक्षांश से 26°30 उत्तरी अक्षांश, तथा हम पूर्वी देशांतर देखते हैं 74°9 से 82°48 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, 5 राज्य सीमा बनाते हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश कवर करता है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। इसकी उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है, तो दक्षिणी सीमा हम देखते हैं ताप्ती नदी बनाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भौगोलिक विभाजन के आधार पर मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है इसको। तो 3 भाग कौन कौन से हैं उसको देखने के लिए हमें लगभग इन चीजों को मिटाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा लिखी हुई है। हम देखते हैं तो ये एक्स्ट्रा चीजें मैंने रफ कर दी है थोड़ा वीडियो रोक के। तो अब हम देखते हैं कि भौगोलिक विभाजन के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग मैं यहाँ लिखता हूँ। मध्य उच्च प्रदेश, के 5 पार्ट है और इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। दूसरा हम देखेंगे सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी क्षेत्र। तीसरा हम देखेंगे पूर्वी पठार। पूर्वी पठार का तो लगभग 7 से 8% हिस्सा रहेगा वही बघेलखंड वाला, जो कि एक बड़ा क्षेत्र तो छत्तीसगढ़ में चला गया है, एक छोटा सा हिस्सा रहेगा हमारा। तो लगभग बघेलखंड को तो हम इस प्रकार देखेंगे, ये है हमारा बघेलखंड। हर एक क्रम से बताना है, लेकिन मैं पहले आपको बता दिया है कि ये बघेलखंड, ठीक है, जो कि पूर्वी पठार के नाम से हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के 5 पार्ट हैं, उन 5 पार्ट में आएगा हमारा सबसे पहले मालवा का पठार, लगभग 28% क्षेत्र को ये कवर करेगा। उसके बाद यहाँ आती है हमारी नर्मदा सोन घाटी, जो कि लगभग 26% क्षेत्रों को ये कवर करेगी। नीचे हम देखते हैं कि सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रेणी है, जो कि लगभग 11% क्षेत्रों को ये कवर करेगी। महादेव और राजपीपला की जो पहाड़ियां हैं वो इसी में आएगी, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। उसके बाद हम देखेंगे आगे से कि बघेलखंड हमने यहाँ लिख दिया है, इसका लगभग 7 से 8% मैंने आपको बताया था क्षेत्र कवर करता है। इसी के ऊपर जस्ट रीवा पन्ना का पठार आ जाएगा। ठीक है, रीवा पन्ना लगभग 10%, यानी कि 10.36% देखने को मिलेगा। उसके बाद ये क्षेत्र पूरी पट्टी ऊपर जा रही है मध्य भारत वाली,
मध्य भारत का क्षेत्र लगभग 10.70, वही बात है, 10 से 11% क्षेत्र इसका हो जाएगा। तो ये कितने क्षेत्र हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, और होने कितना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो क्या बच गया, एक बार में देखना पड़ेगा। बघेलखंड हो गया है, रीवा पन्ना हो गया, सतपुड़ा, मेकल, नर्मदा सोन, मालवा का पठार हो गया है, बुंदेलखंड बच गया है हमारा। वही सोच रहा हूँ मैं कि ओरछा, निवाड़ी, टीकमगढ़ वाला क्षेत्र हमारा लगभग ये थोड़ा और ऊपर मध्य प्रदेश इस तरह से निकला हुआ है, जो कि मैं सही से बना नहीं पाया हूँ, ये जगह कम थी। तो यहाँ हमारा बुंदेलखंड बच गया है। वह भी लगभग 7 से 8% क्षेत्र को ये भी कवर करता है। ठीक है, तो ये हमारे क्षेत्र हो गए हैं। इसमें हम देखते हैं सतपुड़ा मेघालय प्रदेश को, यहाँ से शुरू करेंगे कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद नर्मदा सोन घाटी है, तो घाटी तो इस तरह चलेगी हमारी। उसके बाद मालवा का पठार लगभग 28% क्षेत्र को कवर करता है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र ये कवर कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से इधर रीवा पन्ना का क्षेत्र वापस आ ही जाएगा, ये बुंदेलखंड ये हो ही गया है। उसके बाद मालवा का पठार ये थोड़ा सा यहाँ तक कवर करता है, इस तरह से ऊपर वापस हम मध्य भारत के क्षेत्र में इसको पूरे को काउंट कर लेंगे। नीमच जिले का थोड़ा सा क्षेत्र मध्य भारत में पड़ता है। ठीक है, नीमच और मंदसौर की कुछ तहसील भी हम देख सकते हैं इसमें, इस प्रकार से देखेंगे। तो हम बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश की। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत पहले मैं स्टार लगा देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता रहे कि मध्य उच्च प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। पहला आता है मालवा का पठार, उसके बाद आता है मध्य भारत का पठार, उसके बाद आएगा बुंदेलखंड का पठार। बघेल बुंदेलहर बोलो कि मुंह हमने सुनी कहानी थी, इससे हमें रहेगा याद कि ये झांसी वाली रानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला यहाँ बांदा और झांसी जो कुछ क्षेत्र हम देखते हैं यहाँ घुसता है हमारे एमपी में, यहाँ तो उस हिसाब से ये बुंदेलखंड हो जाएगा। बघेलखंड का बहुत सारा पार्ट छत्तीसगढ़ में चला गया है, तो बघेलखंड साइड में हो जाएगा। 3 क्षेत्र हो गए हैं। उसके बाद चौथा क्षेत्र हम देखेंगे रीवा पन्ना का पठार, ये भी हमारे मध्य उच्च प्रदेश में ही आता है। वैसे 3 पार्ट है, तो लगभग ऊपर का सारा ये क्षेत्र एक ही जगह कवर हो जाएगा। नर्मदा सोन घाटी भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये 1 2 3 4 और 5 पार्ट हम देखते हैं। ये पांचों पार्ट हम मध्य उच्च प्रदेश के देखते हैं, इसके 5 पार्ट हैं। इन दोनों के एक एक पार्ट रहेंगे बाद में। सतपुड़ा मेकाल क्षेत्र खुद एक पार्ट है, पूर्वी पठार इसे हम बघेलखंड का पठार कहते हैं, ये खुद अपने आप में एक क्षेत्र है, मतलब एक पार्ट है। तो 3 पार्ट ये हो गए हैं। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किया गया है। हम आगे की कड़ी में अब हम मध्य उत्तर प्रदेश के 5 पार्ट, जिसमें मालवा का पठार आता है, उसके बाद मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, इन 5 क्षेत्र को हम मध्य उच्च क्षेत्र में पढ़ेंगे। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को एक अलग